नमस्कार। आज हम एक बहुत ही यकीन न आने वाली कहानी पर नजर डालेंगे। ये कहानी है कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, व्यापारियों से शासक बन गई और धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। तो सवाल ये उठता है जो इस पूरी कहानी का केंद्र है कि आखिर ये हुआ कैसे। मतलब एक अकेली प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी ने पूरे के पूरे उपमहाद्वीप को कैसे जीत लिया। इस सोचना ही अपने आप में काफी हैरान करने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कोई सरकार नहीं थी। ये एक प्राइवेट कॉरपोरेशन थी जिसका एक ही मकसद था, पैसा कमाना। उनका इरादा शुरू में भारत पर राज करने का बिल्कुल नहीं था। वो तो बस यहाँ के कीमती सामान जैसे मसाले, रेशम, कपड़े, इन सब का व्यापार करने आए थे। तो फिर एक व्यापारिक कंपनी शासक बनी कैसे? इसका जवाब हमें उस वक्त के भारत के राजनीतिक हालात में मिलता है। एक जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई थी और कंपनी को एक ऐसा मौका दिखा, एक ऐसा अवसर जो शायद ही इतिहास में किसी को मिला हो। चलिए इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद जो इतना बड़ा मुगल साम्राज्य था वो बिखरने लगा। फिर 1739 में नादिर शाह जैसे हमलावरों ने दिल्ली को बुरी तरह लूटा, जिससे मुगलों की जो भी इज्जत बची थी वो भी चली गई। इससे हुआ क्या? एक पावर वैक्यूम पैदा हो गया, एक राजनीतिक खालीपन, जिसे भरने के लिए बंगाल, अवध, मराठा जैसी कई ताकतें आपस में ही भिड़ने लगी। तो संक्षेप में कहें तो कहानी ये थी कि भारत में कोई एक मजबूत केंद्रीय शक्ति बची ही नहीं थी। मुगल तो कमजोर हो चुके थे और जो नई ताकतें थीं, बंगाल, अवध, मराठा, वो आपस में ही लड़ने में व्यस्त थीं। और बस इसी बिखराव ने, इसी फूट ने ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी बाहरी ताकत के लिए दरवाजे खोल दिए। लेकिन अंग्रेज भारत में अकेले यूरोपियन नहीं थे। एक और बड़ी शक्ति थी जो उनके रास्ते में खड़ी थी, और वो थे फ्रांसीसी। तो पहले उन्हें अपने इस यूरोपीय प्रतिद्वंदी को रास्ते से हटाना था। अब इन दोनों में एक बहुत ही मजेदार फर्क है। जो इंग्लिश कंपनी थी वो एक प्राइवेट बिजनेस की तरह चल रही थी। उनका पूरा फोकस प्रॉफिट पर था और उसी पैसे से वो अपनी सेना खड़ी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी, मतलब सरकार के नियंत्रण में। उनके सारे फैसले पेरिस से आते थे, जिनमें अक्सर बहुत देर हो जाती थी। और ऊपर से अंग्रेजों की नौसेना, उनकी नौसेना कहीं ज्यादा मजबूत थी और ये एक बहुत बड़ी बढ़त साबित हुई। और फिर आया साल 1760 और वॉन्डी वॉश की लड़ाई। इस एक लड़ाई ने सब कुछ तय कर दिया। ये एक निर्णायक प्रहार था जिसने फ्रांसीसियों को इस दौड़ से लगभग बाहर ही कर दिया, और इसके साथ ही अंग्रेज भारत में सबसे बड़ी यूरोपीय शक्ति बन गए। अब फ्रांसीसियों के रास्ते से हटने के बाद कंपनी ने अपना पूरा ध्यान असली खजाने पर लगाया, एक ऐसी जगह जिसने उनका और भारत का भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। और वो जगह थी बंगाल। जरा सोचिए, बंगाल उस जमाने में भारत का आर्थिक केंद्र था। पूरी दुनिया में यहां से रेशम, सूती कपड़े, चीनी, शोरा सब कुछ निर्यात होता था। तो यहाँ की दौलत और यहाँ का व्यापार, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किसी खजाने की चाबी से कम नहीं था। मतलब अगर बंगाल पर कब्जा हो गया तो पैसा और ताकत दोनों की कोई कमी नहीं रहेगी। और बस यही कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। 1757 प्लासी की लड़ाई। ये कोई महान जंग नहीं थी, ये एक साजिश थी, एक धोखा था। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? उसने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को ही अपनी तरफ कर लिया। अब जब लड़ाई का दिन आया तो नवाब की आधी से ज्यादा सेना लड़ी ही नहीं। तो ये लड़ाई कम और एक तरह का कॉर्पोरेट अधिग्रहण ज्यादा था। धोखे से किया गया एक कब्जा। प्लासी की जीत के बाद कंपनी के हाथ मानो अलादीन का चिराग लग गया। बंगाल का पूरा खजाना उनके कब्जे में था। अब उनके पास इतना पैसा था, इतना पैसा कि वो अपनी सेना को और भी बड़ा बना सकते थे और अपने सबसे बड़े सपने को, यानी पूरे भारत पर राज करने के सपने को पूरा कर सकते थे। अगर प्लासी की लड़ाई धोखे से जीती गई थी तो 1764 में बक्सर की लड़ाई वो एक असली सैन्य शक्ति का प्रदर्शन था। यहाँ कंपनी की सेना ने अकेले मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब तीनों की मिली-जुली फौज को हरा दिया। इस जीत के बाद तो ये साफ हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही अब भारत की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। इसके बाद कंपनी ने बंगाल में एक बहुत ही शातिर व्यवस्था लागू की। इसे कहते हैं दोहरी सरकार। इसका मतलब सीधा सा था, ताकत और पैसा यानी राजस्व वसूलना वो सब कंपनी के हाथ में रहेगा, लेकिन जिम्मेदारी मतलब शासन चलाना, लोगों की देखभाल करना, वो सब नवाब के सिर पर।
मतलब सारा मुनाफा अंग्रेजों का और सारी जिम्मेदारियां नवाब की। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। आखिर ये अंग्रेज कामयाब हुए क्यों? क्या था उनकी सफलता का राज? सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह थी उनकी फौज। उनके पास बेहतर हथियार थे, आधुनिक तोपें थीं और उनकी सेना अनुशासित थी, क्योंकि सैनिकों को नियमित वेतन मिलता था, जिससे उनकी वफादारी पक्की रहती थी। और एक और बड़ी बात, सेना में कमान जन्म या जाति से नहीं बल्कि काबिलियत से मिलती थी। ये उस वक्त की भारतीय सेनाओं से बिल्कुल अलग था। दूसरा और शायद सबसे जरूरी कारण, पैसा। मत भूलिए, कंपनी एक व्यवसाय थी और उसका हर फैसला सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए होता था। वो व्यापार और लगान से कमाए पैसे को वापस अपनी सेना पर लगाते थे, उसे और मजबूत बनाते थे। और उनके पास बैंक ऑफ इंग्लैंड से कर्ज लेने की जो ताकत थी, वो एक ऐसा वित्तीय हथियार था जो किसी भी भारतीय शासक के पास नहीं था। और आखिर में तीसरा कारण था एक बटा हुआ भारत। यहाँ के शासक एकजुट थे ही नहीं, वो तो आपस में ही लड़ने मरने पर तुले थे। उस वक्त देश या राष्ट्रवाद जैसी कोई सोच नहीं थी। अंग्रेजों ने इसी कमजोरी का, इसी फूट का जबरदस्त फायदा उठाया। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, एक को दूसरे से लड़ाया और धीरे धीरे अपनी सत्ता जमाते चले गए। तो ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये अपने आप में एक अध्ययन है कि कैसे सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए बनी एक कॉरपोरेशन एक पूरा साम्राज्य बन जाती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी देश का, किसी राष्ट्र का सबसे पहला मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना बन जाए, तो उसका नतीजा क्या होता है।